Hello friends, welcome to AutoHot. Today we are going to discuss about inflation. That is, हिंदी में से क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति. ठीक है. इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन कैसे किसी कंट्री के इकोनॉमी को इफेक्ट करती है वो हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं. तो इन्फ्लेशन को डिवाइड किया गया है बेसिकली तीन पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रेट. ठीक है. अगर हम कंसेप्ट में देखें, कंसेप्ट वाइज, तो देखेंगे इसमें क्या है, इन डिफ्लेशन. ठीक है. डिफ्लेशन मतलब कि क्या होता है, अपस्फीति. ठीक है, अपस्फीति. ठीक. रिफ्लेशन, रिफ्लेशन क्या होता है, पुनर्स्फीति. डिसइंफ्लेशन, इसे हम क्या कहते हैं, अवस्फीति. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसे क्या कहते हैं, अपस्फीति, और इसे क्या कहते हैं, डिसइंफ्लेशन को अवस्फीति. स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन को कहते हैं समृद्धि रहित, क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति. ठीक. अच्छा, अगर हम सोर्स के आधार पर देखें तो ये क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति. दूसरा क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ठीक है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति. और तीसरा क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जो क्या है, संरचनात्मक क्या है, मुद्रास्फीति. ठीक है. अगर हम रेट से देखते हैं, रेट से भी डिवाइड किया गया है. क्रीपिंग, क्रीपिंग में रेंगता हुआ. ठीक है, 0 से 5%. अगर इन्फ्लेशन 0 से 5% है तो उसको क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन. अगर यही वॉकिंग और ट्रॉटिंग है, ठीक है, वॉकिंग यानी चल रहा है, कोई भी इकोनॉमी चल रही है और उसका इन्फ्लेशन कितना है, 5 से 10% अगर उसका दर है, रेट है, तो उसको क्या कहेंगे, वॉकिंग इन्फ्लेशन. तीसरा क्या होता है, रनअवे इन्फ्लेशन, यानी कि 10 से 30% के बीच में अगर कोई रेट होता है तो क्या कहते हैं उसे, रनअवे इन्फ्लेशन. ठीक है. और गैलोपिंग मतलब कि भाग रही है, जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या होता है, गैलोप करता है, भागता है, उस तरह से 30%. अच्छा, तो ये हम आगे देखेंगे रेट के हिसाब से. ठीक है. तो सबसे पहले हमें देखना है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है. ठीक है. तो मुद्रास्फीति क्या होती है, जब किसी गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, यानी वस्तुओं और सेवाओं का जो प्राइस होता है, मूल्य होता है, वो लगातार बढ़ता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं. ठीक है. जाहिर सी बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्यों बढ़ेंगे, प्राइस तब बढ़ेंगे जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी, जब बाजार में, ठीक है, लिक्विडिटी यानी तरलता बहुत ज्यादा होगी. तरलता इन द सेंस क्या होता है कि पैसे बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, बाजार में पैसे बहुत, लोगों के जेब में पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो वो लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, डिमांड क्रिएट कर रहे हैं. तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, डिमांड क्या होता है, डिमांड जो होता है ग्रेटर देन सप्लाई. ठीक है, सप्लाई यानी डिमांड बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. तो डिमांड ज्यादा होती है तो क्या होता है कि क्या होता है, प्राइसेस की वैल्यू बढ़ती जाती है. ठीक है. गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस क्या होती है, बढ़ती जाती है. देखिए, कॉमन टर्म में हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन को यानी मुद्रास्फीति को महंगाई बोलते हैं. यानी कि महंगाई आ गई है, यानी कि वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं. ठीक है, चावल का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, तो क्या हो गई, महंगाई आ गई. ठीक है, बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, लोगों की जो सेविंग्स होती है, ठीक है, उन पे जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ेगा. ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, जब गुड्स और सर्विसेज के जब दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेविंग्स पे असर पड़ता है. ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंट्री के करेंसी का जो वैल्यू होता है, क्या परचेजिंग पावर कैपेसिटी होती है, उस प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, घट जाती है. यानी कि जैसे जैसे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं, वो उस कंट्री के करेंसी की वैल्यू घटती है. ठीक है. अच्छा, मान लीजिए किसी करेंसी की वैल्यू घटते घटते इतनी आ जाती है कि वो क्या होता है, मार्केट से ही बाहर चली जाती है. ठीक है. जैसे कुछ करेंसी देखिए, जैसे पहले हम यूज करते थे, 10 पैसे की करेंसी आती थी, 25 पैसे की करेंसी आती थी. ठीक है. ये सब क्या होता, पहले 5 पैसे की करेंसी आती थी, पहले 25 पैसे में मैंने तो आइसक्रीम भी खरीदा है. ठीक है. तो अब क्या है, उस करेंसी की वैल्यू एकदम, उसकी वैल्यू क्या बहुत घट गई है कि वो शून्य हो गई है उस वैल्यू की. अब उसमें बाजार में उससे कुछ नहीं बिकेगा, क्योंकि सामान की वैल्यू क्या हो गई है, प्राइस क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ठीक है, यानी उस करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई, यानी घट गई है. अभी अगर आप देखें लीगल तौर पे, अगर देखें
50 पैसा वो मिनिमम करेंसी है जिसका हम यूज कर सकते हैं। वो भी अगर आपको 10 रुपए तक की खरीदारी करनी है तो 50 पैसे का जो सिक्का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी लीगल यूज में है 50 पैसा। ठीक है, अच्छा, लेकिन कहीं कहीं की करेंसी जो है एकदम शून्य हो गया, जैसे कि आप जिम्बाब्वे की करेंसी देखिए। ठीक है, वहां पे उसकी क्या है, वैल्यू ऑफ मनी एकदम से जीरो हो गई है। ठीक है, अच्छा, सब इन्फ्लेशन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है पुअर्स को। ऐसा क्यों भाई? जब भी महंगाई आती है पुअर्स क्यों सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं? मिडिल क्लास और सबसे अमीर वर्ग क्यों ज्यादा, मतलब कि वो इफेक्ट नहीं होता है? क्योंकि उसके पास जो अमीर वर्ग या मिडिल क्लास होता है उनके पास अधिशेष रहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी रहती है। ठीक है, तो जो अधिशेष जो एक्स्ट्रा मनी रहती है वो क्या करते हैं, वो उस मनी का इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि कहां पे, जैसे उन्होंने लैंड खरीद लिया, कहीं पे घर खरीद लिया। ठीक है, कुछ ने क्या किया, उस पैसे का सोना खरीद लिया। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो बताइए, जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो क्या उस सोने की जो वैल्यू है या लैंड की वैल्यू है वो भी तो बढ़ेगी। ठीक है, उसका बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वह अगर उनकी वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट में जो उन्होंने किया है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो कंपनसेट कर लेते हैं। ठीक है, जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा है उससे वो कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन जो पुअर्स क्या है, जो गरीब गरीब जो वर्ग है उनके पास तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो वो कहाँ सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है, गरीबों पे पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए कि क्या, अगर मान लीजिए कि जो लोन, किसी ने लोन दिया। ठीक है, किसी ने लोन दिया तो लोन देने वाले को, इन्फ्लेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है तो लोन देने वाले को घाटा होता है, जबकि लोन देने वाले लेने वाले को फायदा होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने लोन दिया 100 रुपए का, ए ने बी को 100 रुपए का लोन दिया। ठीक है, ए ने अगर बी को 100 रुपए का लोन दिया और मान लीजिए 100 रुपए में 100 सेब आते थे। ठीक है, तो मान लीजिए इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, तो अब उस सेब की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्या जो ए है क्या उस, अब क्या है कि उस 100 रुपए में सेब खरीद सकता है, 100 सेब नहीं खरीद सकता है। अब क्या होगा, वह 100 सेब से कम ही सेब खरीदेगा। ठीक है, यानी ए को क्या हो गया, घाटा हुआ। ठीक है, यानी अच्छा, मान लीजिए बी ने उसी 100 रुपए का पहले 100 सेब खरीद लिया है, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो क्या उसी 100 सेब का बी को ज्यादा पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि क्या उस क्यों, तो दूसरा क्या टर्म है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन अपस्फीति। ठीक है, यह बिल्कुल ही अपोजिट है इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही थी, वहीं यहां पे क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज की प्राइस क्या होगी, कंटिन्यूअस डिक्लाइन करेगी। ठीक है, यानी प्राइस क्या होगी, वो क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी, ड्यू टू सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ठीक है, यहां पे सप्लाई डिमांड से ज्यादा क्या होती है, सप्लाई होने लगती है, तो क्या होता है, डिफ्लेशन की स्थिति क्रिएट होती है। देखिए, कोई भी जो वस्तु होती है उसका मूल्य कैसे तय होता है, वो इसी डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। मतलब कि जब भी अगर ये डिमांड कर रहा है और ये सप्लाई कर रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि डिमांड सेटिस्फाई करती है सप्लाई को, तो वही क्या हो जाता है, उसका प्राइस हो जाता है। ठीक है, वही उसका प्राइस हो जाता है। तो सप्लाई और डिमांड में ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेशन में सप्लाई बहुत ज्यादा हो जा रही है, किसी भी वे से सप्लाई यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम रीजन देखें क्यों मतलब कि डिफ्लेशन होता है, मतलब कि डिफ्लेशन का कारण क्या होता है, या तो डिमांड जो है, अगर डिमांड कांस्टेंट है, क्या है, डिमांड कांस्टेंट है, यानी मांग क्या है, स्थिर है, और सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगती है। सप्लाई ज्यादा होने लगती है, क्यों ज्यादा होने लगती है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, कंपनी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देती है, सामान इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर देती है कि भाई उस सामान को कोई ले नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अपस्फीति हो जाती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब सप्लाई तो सेम रहती है, मतलब सप्लाई कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्या होती है, डिमांड लो रहती है, यानी लोग खरीदते नहीं है। खरीदते क्यों नहीं है, क्योंकि जो बाजार की लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी बहुत कम है वहां पे। ठीक है, लोगों के पास पैसे बहुत कम है। ठीक है,
तो क्या होता है, सप्लाई ज्यादा रहती है और डिमांड कम रहता है। या तो तीसरी चीज ये हो सकती है, या भी किसी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो सैचुरेशन लेवल पे है, ठीक है, यानी कि वहां के हर व्यक्ति के पास हर चीज, हर सामान है, ठीक है, मतलब कि एसेंशियल जो जरूरी सामान होता है उनके पास, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, सब कुछ अवेलेबल है उनके पास, मतलब कि अब ज्यादा डिमांड ही नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है। या तो चौथी चीज ये हो सकती है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो सकती है कि वहां की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत एजेड है, ठीक है। अब जैसे कि जानते हैं जापान की जो पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, तो जो एजेड होते हैं, बहुत ज्यादा पुराने व्यक्ति होते हैं, उनको ज्यादा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती है, मतलब कि कपड़े वगैरह जो भी है, लग्जरियस आइटम्स, तो वो नहीं खरीदते हैं। क्योंकि जहाँ यूथ वर्ग होता है, जैसे इंडिया में क्या है, यूथ वर्ग ज्यादा है तो वो डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है, तो ये हो सकता है। ये कुछ रीजन है जो डिफ्लेशन के कारण। डिफ्लेशन होता है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है रिसेशन से, ठीक है। रिसेशन क्या कहलाता है, मंदी कहलाती है, ठीक है। और कभी कभी हम डिफ्लेशन को भी, अपस्फीति को भी हम मंदी की तरह यूज कर लेते हैं, आम बोलचाल भाषा में मंदी की तरह यूज कर लेते हैं। यानी कि देखिए रिसेशन होता क्या है, कभी भी क्या होता है कि जैसे कि फाइनेंशियल ईयर है, किसी भी देश का एक फाइनेंशियल ईयर होता है और उस इकोनॉमी में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है। तो 3-3 महीने का 4 क्वार्टर होता है, उसमें हम अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर किन्हीं दो क्वार्टर में जीडीपी, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें क्या जीडीपी गिरावट दर्ज कराती है, तो वो क्या कहलाता है, रिसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है कि भाई देखो मंदी आ गई है, ठीक है। यानी जीडीपी क्या है, किसी 2 क्वार्टर में, किसी देश की जीडीपी क्या है 2 क्वार्टर में अगर गिर जाती है तो वो रिसेशन में आ जाती है, ठीक है। अगर यही रिसेशन, ठीक है, अगर यही रिसेशन 2 या 3 साल तक रह जाता है तो इसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन का आप नाम सुने होंगे। ग्रेट डिप्रेशन कब आई थी, 1921 में आई थी, ठीक है, अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन 1921 में। और रिसेशन देखेंगे, मंदी कब आई थी, 2008 में मंदी आई थी, 2008 में मंदी आई, ठीक है। तो रिसेशन में क्या होता है, मंदी में क्या होती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट रिसोर्सेज यानी गवर्नमेंट रिसोर्स टैक्स कलेक्शन वगैरह बहुत कम हो जाता है, ठीक है। एक चीज समझिए आप पहले, ठीक है, जब भी क्या होता है, प्रोडक्शन जो डिक्रीज होता है, अगर देखिए, अगर इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, तो डिमांड क्रिएट होता है, ठीक है, डिमांड क्रिएट होता है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ते हैं, तो डिमांड क्रिएट होने से क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो कंपनीज होती हैं, उनको क्या एक इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है, कि वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं तो वो ज्यादा क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगी, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट करेंगी तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या वही कंपनियां ज्यादा टैक्स देंगी, कंपनियां ज्यादा टैक्स देंगी, और जो लोग होंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स देंगे। भाई कोई भी सामान खरीदेगा तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स होगा ही होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो भाई जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो कंपनियां क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा सैलरी आएंगी। तो प्रोडक्शन बढ़ने और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या हुआ, सरकार का टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ कि नहीं, सरकार का टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, यानी वो क्या करेंगी, जो पैसे को क्या वेलफेयर एक्टिविटी, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में खर्च करेंगी या सोशल जस्टिस में खर्च करेंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ठीक है, उससे क्या लोगों का इनकम जनरेट हुआ, पैसे आए, तो उन्होंने क्या किया, डिमांड क्रिएट किया, फिर वो डिमांड क्रिएट करेंगे तो डिमांड क्रिएट करने में प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो फिर क्या होगा, वो एज ए इंस्पिरेशन होगा कंपनियों को, ठीक है, कंपनियों को, प्रोडक्शन हाउसेस को एक इंस्पिरेशन होगा। तो ये एक चक्र है जो चलता जाता है, ठीक है, कि मतलब कि इंस्पिरेशन होने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फिर इनकम आएगा, फिर लोगों के पास इनकम आएगा, फिर डिमांड क्रिएट होगा, फिर प्रोडक्शन होगा। तो एक क्या हो जाता है, एक सर्किल क्रिएट होती है, जो एक किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है, ठीक है।
तो मेन हम कहा थे कि रिसेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, प्रोडक्शन को कम करता है, प्रोडक्शन को कम करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम देखते हैं तो अगर हम देखें तो रिसेशन क्या कर रहा है, रिसेशन जो क्या कर रहा है कि जीडीपी को कम कर रहा है, किसी भी देश की कंट्री के जीडीपी को कम कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। और जब जीडीपी कम होगी तो क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्टमेंट भी तो कम होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। तो जब ये होगा तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है वो क्या होगी, घटेगी। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो आगे पढ़ाएंगे आपको, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो टैक्स कलेक्शन जो होता है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इसको सुधार करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है, आर्टिफिशियल तरीके से क्या करती है, प्राइस को बढ़ाती है, समझिए, आर्टिफिशियल तरीके से प्राइस को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, अगर किसी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, बिल्डिंग्स बनाएगी, ट्रांसपोर्ट बनाएगी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में मतलब कि सड़कें वड़कें का निर्माण, भवन निर्माण, ये सब चीजें, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ठीक है, तो लोगों के पास जेबों में क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है, जब लोगों के जेबों में पैसा आएगा तो क्या वो डिमांड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रही है, ठीक है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रही है। तो इसी आर्टिफिशियल डिमांड को क्या कहते हैं, इसी आर्टिफिशियल को डिमांड को हम क्या कहते हैं, रीफ्लेशन कहते हैं, रीफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि रीफ्लेशन जो है वो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या, गवर्नमेंट या आरबीआई के द्वारा क्या क्या है, फोर्सफुली लाया गया है, ठीक है, यानी प्राइस को बढ़ाया गया है फोर्सफुली, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन देखते हैं तो ये क्या करता है, मार्केट के द्वारा क्रिएट किया गया होता है, मार्केट के द्वारा, जबकि रीफ्लेशन जो क्या होता है, रीफ्लेशन जो होता है, ठीक है, वो पुनर्स्फीति जो होती है वो क्या की जाती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट या आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, वह किया जाता है, फोर्सफुली किया जाता है, प्राइस को बढ़ाया जाता है, इसमें भी प्राइस बढ़ रहा है, इसमें भी प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन ये मार्केट के द्वारा किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। देखिए, डिसइन्फ्लेशन मतलब क्या होती है, मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए प्राइस में तो बढ़ोतरी होती है, ठीक है, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जिस रेट से बढ़ रहे हैं वो क्या होता है, वो डिक्लाइन होता है, यानी कि वो क्या होता है, कम होता है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कोई भी वस्तु का दाम पहले क्या 93 रुपए था, फिर क्या हो गया 95 हो जा रहा है, फिर 100 रुपए हो जा रहा है, तो ये तो इन्फ्लेशन है, ठीक है, यानी कि प्राइस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो ये क्या है, इन्फ्लेशन है। और वहीं पे डिफ्लेशन क्या है, लगातार प्राइस में क्या है, प्राइस अगर घट रहा है, 100 से 95 आ गया, फिर 93 आ गया है, तो ये क्या है, डिफ्लेशन कहलाता है, ठीक है, डिफ्लेशन कहलाता है, अपस्फीति कहलाता है। लेकिन अगर प्राइस तो बढ़ रहा है, ठीक है, 100 से 105 हुआ, फिर 107 हुआ, फिर 108 हुआ, लेकिन जिस रेट से वो प्राइस बढ़ रही है वो डिक्रीज हो रही है, जैसे 100 से 5 हुआ, 5% का डिक्रीज, फिर 105 से 107 यानी 2% का डिक्रीज, 107 से 108 1%। देखिए ये रेट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे रेट का डिक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अपस्फीति बोलते हैं, ठीक। अगर हम स्टैगफ्लेशन को देखते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समृद्धि रहित मुद्रास्फीति, ठीक है, तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, स्टैग, ठीक है, और फ्लेशन। स्टैग मतलब कि क्या होता है, ग्रोथ जो है, ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट, ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रोथ कांस्टेंट है। और इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन जो है वह बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है,
ये एक वर्स्ट सिचुएशन होती है किसी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ कम हो रहा है, ग्रोथ कांस्टेंट या बहुत ज्यादा कम है, और इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और इसमें एक कंडीशन ये होती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जाती है, ठीक है। जनरली ये देखा गया है कि जब भी इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन क्या करता है, प्राइस जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को बढ़ाता है, तो उससे क्या होता है कि एक डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है तो क्या प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो एक बहुत ही कंट्राडिक्टरी सिचुएशन होती है स्टेक प्लान की सिचुएशन, ठीक है। अगर अल्बाम फिलिप थे, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, एक कर्व बनाया था, ठीक है। यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, यहां पे इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इनका कर्व कुछ ऐसा था, जो फिलिप कर्व है, अल्बाम फिलिप, जनरली ये देखा जाता है कि जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या होती है, घटती जाती है, जनरली देखा जाता है। लेकिन क्या होता है कि इस केस में, स्टैगफ्लेशन के केस में क्या होता है, यह बहुत ही एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है, जहां पे इन्फ्लेशन, अगर वही हम बता रहे हैं जिम्बाब्वे का केस देखें, तो जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो एकदम से क्या हो गई है, एकदम से उसकी जो वैल्यू हो गई है शून्य हो गई है, ठीक है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो अगर कोई ब्रेड का, अगर आपको ब्रेड खरीदना रहेगा तो आप वो 1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर में वो आप खरीद पाएंगे, ठीक है, इतनी वैल्यू इसकी कम हो गई है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन जो होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन होती है। देखिए, अगर हम सोर्सेज के हिसाब से इन्फ्लेशन को देखें तो ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो देखिए, डिमांड पुल में हमने जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि डिमांड में क्या होता है कि मार्केट में तरलता बहुत ज्यादा जाती है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आती है, मनी सप्लाई, सबके पास पैसे रहते हैं, सबके जेब में पैसे हैं, ठीक है। तो जब सबके जेब में पैसे हैं तो क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ जाता है। अगर सप्लाई उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाती है, यानी कि डिमांड जो होता है ज्यादा एक्सीड कर जाता है सप्लाई से, तो क्या होता है, प्राइस राइज होता है, ठीक है, यानी प्राइस में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। अगर वो बढ़ोतरी, जो प्राइस की बढ़ोतरी, ठीक है, अगर कंट्रोल में रहती है, ठीक है, विद इन अ कंट्रोल लिमिट, तब तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर देखे होंगे, अगर क्या कहते हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें यही होता है कि क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है। और जो 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 आरबीआई है क्या करती है, इन्फ्लेशन को एक विद इन लिमिट में क्या करती है, कंट्रोल करती रहती है, यानी कि उससे नीचे ना हो पाए और ना उससे ऊपर हो पाए इन्फ्लेशन, ठीक है। अच्छा, तो अगर जो प्राइस राइज है कंट्रोल में रहता है तो किसी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डिमांड पुल। तो अगर हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में देखें तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इनपुट कॉस्ट क्या होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, ठीक है। चाहे वहां जहां पे वो प्रोडक्शन हो रहा है वहां का लैंड महंगा हो जाए, ठीक है, यहाँ पे जो कर्मचारी हो रहे हैं, ठीक है, उनकी जो मतलब कि जो सैलरी दे रहे हैं वो महंगी हो जाए, या ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो महंगा हो जाए, उससे क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट का दाम होता है वो क्या होता है, महंगा हो जाता है, ठीक है। जैसे डीजल का दाम बढ़ जाए, ठीक है, अगर डीजल का दाम बढ़ जाता है तो क्या वो फाइनल जो गुड्स रहता है उसके भी दाम पे वो प्रभाव डालता है, ठीक है। क्या होता है फिर, तो फाइनल जो प्रोडक्ट का भी दाम महंगा हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल्स जो है उनका दाम बढ़ जाए, ठीक है, अगर भैया रॉ मटेरियल, अगर गेहूं का दाम बढ़ जाए तो क्या जो ब्रेड हम खाते हैं क्या उसका दाम नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। तो वो किस में आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आता है, ठीक है।
उसी तरह से स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्ट्रक्चरल फेलर हो गया, ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, डिफिशियंसी इन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, जैसे कि क्या है, जैसे पीडीएस सिस्टम वगैरह है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, तो वो क्या हो जाए, उसमें कमी आ जाए। स्टोरेज जो जहाँ पे चावल दाल वगैरह स्टोरेज करते हैं, वो क्या हो जाए, उसमें कोई कमी आ जाए, ठीक है। और क्या क्या रीजन है, होर्डिंग, जमाखोरी होती है। जमाखोरी में क्या होता है कि जैसे कि जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, जो प्रोडक्शन करता है उससे उससे वो लेता है, सामान खरीद लिया और क्या किया, उसको क्या किया, एक जगह इकट्ठा कर लिया, ठीक है, इकट्ठा कर लिया और उसको बेच नहीं रहा है। तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, जब ज़्यादा प्राइस हो जाएगी तब वो उसको बेचता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, होर्डिंग कहते हैं। कार्टिलाइजेशन, कार्टिलाइजेशन क्या होता है, कार्टिलाइजेशन हो जाता है जैसे व्यवसायिक समूहीकरण, मतलब कि कई जो व्यापारी हैं, ठीक है, जो सेलर्स हैं, जो बेच रहे हैं, ठीक है, वो अपना एक समूह बना के उसके प्राइस के दाम को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसे कार्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसकी बेसिक प्राइस बहुत कम है, लेकिन वो क्या करते हैं, आपस में क्या क्या करते हैं, मिल के उस प्राइस को आर्बिट्रेरली क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, कार्टिलाइजेशन करते हैं। तीसरी क्या होती है, ब्लैक मार्केटिंग। भाई कुछ जो होता है, चावल दाल क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सस्ते में देती है, ठीक है, जैसे कि राशन कार्ड में चावल मिलता है, दाल मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन ये जो जहाँ से दिया जाता है वो क्या कहते हैं, उनसे बोल देते हैं कि चावल दाल खत्म हो गया है, और वही दाम वो क्या मार्केट में बेच आते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वही जो चावल और दाल वो बहुत महंगे दाम पे बिकता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन है, जो उस तरह से आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर्स के नाते आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये क्या है, सोर्सेस के हिसाब से क्या हो गया है, इन्फ्लेशन को डिवाइड किया गया है। अगर हम इन्फ्लेशन को उसके रेट के, दर के हिसाब से डिवाइड करें तो चार तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एक होता है वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, एक होता है रनअवे इन्फ्लेशन, और एक होता है गलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये जो इन्फ्लेशन, क्रीपिंग जो इन्फ्लेशन होता है, जहां पे इन्फ्लेशन की दर जो होती है 0 से 5% के बीच में होता है, ये क्या होता है, बहुत ही एक अच्छा इन्फ्लेशन माना जाता है, ठीक है। ये दर किसी ये विकास के लिए बहुत ही अच्छा रेट माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर वही वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो भाई अगर हम देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो मोस्टली इसी के अराउंड रहती है, 5 से 10 के अराउंड रहती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से नॉर्मल है कंडीशन, वॉकिंग और ट्रॉटिंग जो इन्फ्लेशन मतलब कि चल रहा है जो, ठीक है, ये इन्फ्लेशन सही है, ठीक है। लेकिन जब कंडीशन ये 10 से 30% इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है, 10 से 30% के बीच में, तब एक चेतावनी होती है कि भैया अभी समझ जाओ, ठीक है, नहीं तो इसके आगे क्या हो सकता है, इकोनॉमी के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और वहीं अगर कोई गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है, जब 30% से ज़्यादा चली जाती है इन्फ्लेशन, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, एकदम बिल्कुल खराब हो जाती है, ठीक है। वहाँ के लोगों को वहाँ की मुद्रा पे, ठीक है, मनी पे विश्वास ही खत्म हो जाता है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जो मनी होती है उसकी एकदम से जीरो हो जाती है, जैसे आप जिम्बाब्वे का केस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इन्फ्लेशन के टाइप्स, ठीक है। थैंक यू।